चाहता हूं। अब सर देखिए, मेरे घर पे बनी हुई न्यूज नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स जो इकोनॉमी की अच्छी खासी जिसे महारत है, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। और ये कब की न्यूज है इसको भी देख लीजिए। ये न्यूज है 2019 की। ये न्यूज आपको दिख रही है 2019 जुलाई 2019 की ये न्यूज है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। अब न्यूज क्या है जरा इसको भी पढ़ लीजिए। ओवर 6.8 लाख कंपनीज शट सो फार। गवर्नमेंट सरकार ने यह आंकड़ा दिया 6.8 लाख यानी तकरीबन 7 लाख कंपनियां हमने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि शेल कंपनी थी। ये भारत में ऑपरेट होने वाली सभी कंपनियों का 36.7% था। कितनी फर्जी कंपनियां थी? 36% कंपनियां सरकार ने बंद कर दी, जो सरकार की पकड़ में आ गई। ये वो कंपनियां हैं जो सरकार को पकड़ में आ गई। अभी जो नई पकड़ में आई उनकी बात नहीं कर रहे हम। 36% कंपनियां, सोचिए देश के अंदर चलने वाली 36% कंपनियां फर्जी थी। अब याद कीजिए आप उस बयान को, अखिलेश यादव के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के अंदर पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। देश के अंदर पैरेलल इकोनॉमी ऐसे चलती है, यदि आप नोटबंदी करेंगे तो पैरेलल इकोनॉमी बंद हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। याद कीजिए, याद आया? ये पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही थी ना, काले धन से जो इकोनॉमी चल रही थी, ये 7 लाख कंपनियां, जो कि भारत में सारी कंपनियों को मिला लिया जाए तो उनका 36% होता है। 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। ये तो उससे भी ज्यादा है, 33% पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा है। तो इतनी कंपनियां, लगभग 40% कंपनियां फर्जी कंपनी चल रही थी, जो थी ही नहीं। तो देश में जो प्रोग्रेस दिखाई जा रही थी, कंपनियां हैं, ऐसा है और वैसा है, वो कोई कंपनियां नहीं थी। पैसा सिर्फ इधर से उधर घुमाया जा रहा था। आप कितनी कंपनी का ऑडिट करेंगे? आप कर लेंगे 7 लाख कंपनियों का ऑडिट? आप कर पाएंगे 7 लाख कंपनियों का ऑडिट? असंभव, संभव ही नहीं। ये फर्जी कंपनियां कागज पर चल रही थी, और ये सारी कंपनियां चलाने वाले वही लोग थे 2004 से 2014 वाले। 14 के बाद एक आदमी आता है, ईमानदार आ जाता है, चाय बेचने वाला आ जाता है, चाय में गुजारा करने वाला आ जाता है, ऐसा बोल दें, जिसे शाम को शराब की बोतल नहीं लगती, जिसको शाम को शबाब नहीं लगता, जिसके ज्यादा खर्चे नहीं है, चाय में जो गुजारा कर लेता है। जब वो आदमी कुर्सी पर बैठता तो आता, वो देखता इतनी बुरी हाल, सारे के सारे बैंक्स खाली, सब कुछ खाली। बात की जाती है रघुराम राजन से कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए, आप इसमें कीजिए कुछ। प्रिंस सिंह जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सवाल हो तो सवाल भी पूछ सकते हैं आप, सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, सवाल भी पूछ सकते हैं। कंट्रीब्यूट तो आप करते रहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब आरबीआई गवर्नर से कहा गया, आरबीआई गवर्नर उस समय कौन थे? रघुराम राजन। जैसे ही सरकार बदली, सबसे पहला प्रेशर क्या आया? जरा याद कीजिए, सबसे पहला प्रेशर क्या था सरकार के ऊपर? सबसे पहला प्रेशर यह था कि रघुराम राजन को नहीं हटाया जाए, इसको हटाया जा रहा, गलत हो रहा, ऐसा हो रहा। और कहां से छपवाया गया साहब? वॉल स्ट्रीट जर्नल से छपवाया गया, ऐसे ऐसे जगहों से छपवाया गया, सारे अखबार उतर कर आ गए एक लाइन से। क्योंकि कहीं ना कहीं इन अखबारों के हित भी थे। जो रिश्वत थी वो इन अखबारों के पास, इन चैनल्स के पास भी पहुंची थी। वो रिश्वत, दावे के साथ कहता हूं मैं, पूरे दावे के साथ, ये लोग इसी प्रकार से लेते हैं। तुमने कितने का घोटाला किया? 6000 करोड़ का लाओ, मेरा लाओ, नहीं तो कल मैं अखबार में छापूंगा। तो ये जो ब्लैकमेलिंग थी, वो जो कट जो मिल रहा था, 6000 करोड़ में से 600 करोड़ इसको मिल गए, 300 करोड़ मिल गए, किसी को 100 करोड़ मिल गए, वो सारे के सारे चिल्लाने लगे भाई रघुराम राजन को नहीं हटाया जा सकता, वो इस देश की ऐसी मजबूरी है जिनको नहीं हटाया जा सकता। मजबूरी का नाम फिर से गांधी। प्रॉब्लम तो ये है, और आप लोग मानते हैं इस बात को, मानिए मत, देश के अंदर कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। तो रघुराम राजन को यदि हटा देंगे तो पूरा का पूरा, कहते ना कैन ऑफ वॉर्म्स, वो पूरा खुल जाता। अंग्रेजी में कहते हैं कैन ऑफ वॉर्म्स, जिसके अंदर कीड़े कीड़े भरे, यदि वो खुल जाएगा तो पूरा खुल जाता। शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जब ये बात हुई कि रघुराम राजन को नहीं हटाना है, तभी हमको समझ जाना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था, कृष्ण जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मोदी जी ने बाहर जाकर कहा था विश्व में, जब कहीं कोई चिल्लाए तो समझ लेना मैंने चूड़ी कस दी है। तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। रघुराम राजन को नहीं हटाने की अगर बात हो रही तो इसका मतलब सबसे पहले हमको रघुराम राजन को ही हटाना है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। जहां कोई आदमी चिल्लाए इसको मत हटाओ, उसको मत हटाओ, सबसे पहले उसी को डिस्टर्ब करो, उसी को हटाओ। ऐसी कौन सी आखिर बात है जिसकी वजह से रघुराम राजन को नहीं हटाया जाना चाहिए? ऐसी कौन सी बड़ी भारी डिग्री थी कि रघुराम राजन को नहीं हटाया जाना चाहिए? कौन सी मजबूरी? मजबूरी ये थी
कि यदि रघुराम राजन को हटा दिया जाएगा तो बैंकों की पोल खुल जाएगी। और ये मैं नहीं कहता साहब, ये मैं नहीं कहता, ये आपको, यदि अगर मैं कहूं कि मैंने कहा तो उचित नहीं है। यस बैंक, द राइज एंड फॉल एंड restructuring. Had it not been for RBI, Yes Bank would have never reported a net loss of 600 crore for 3 months to September 2019. RBI अगर डंडा नहीं करती तो ये जीवन में कभी करते ही नहीं। अनिल मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। यानी आरबीआई अगर डंडा नहीं करती तो यस बैंक कभी बताती नहीं कि हम नुकसान में, हमने जो पैसा लिया वो हमने अपने दोस्तों को उड़ा दिया, हमने अपने दोस्तों को दे दिया, वो पैसा हम अपने दोस्तों को दे बैठे। यस बैंक कभी बताती नहीं। अब यस बैंक पे सबसे बड़ा डंडा कब पड़ा? यस बैंक पे डंडा उसी समय से पड़ना शुरू हो गया जिस समय से रघुराम राजन हटे। सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया? सरकार ने देखा कि बैंक्स तो पूरे खाली हैं, खोखले हो चुके। यानी कल अगर बैंक के बाहर लाइन लग जाती है लोगों की कि हमें पैसा दो, तो बैंक को दिवालिया होना पड़ेगा। और एक बैंक नहीं होगी, चेन होगी पूरी। क्योंकि जैसे ही ये सामने आएगा कि पंजाब नेशनल बैंक पैसा नहीं है, तो लोग दूसरी बैंक वाले पहुंचेंगे। फिर दूसरा नंबर आएगा, यस बैंक पैसा नहीं है, देना बैंक पैसा नहीं है, यूनियन बैंक पैसा नहीं है, तो सारी बैंकों में भगदड़ मच जाएगी, पूरे देश के अंदर भगदड़ मच जाएगी, लाइनें लग जाएंगी किलोमीटरों लंबी, और एक भी बैंक के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। तब फिर क्या किया गया? सबसे पहले यह किया गया कि पैसा किस प्रकार से वापस लाया जाए। जो पैसा जा चुका है, जो चोरी हो चुका है, उसको सिस्टम में कैसे लाया? चोरी तो हो गया, अब गर्दन पकड़ के निकालेंगे, वो निकालते रहेंगे, लेकिन पहले वापस कैसे लाया जाए? तो सबसे पहले क्या किया? नोटबंदी। आपके पास जितने नोट हैं बेकार हो गए सारे। अब आप क्या करोगे? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने पास रखे रहोगे, या इन शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके उस पैसे को वापस आप बैंक में भेजोगे। यानी जो सिस्टम से चोरी हो गया था पैसा, जो इस टेबल पर मैं बैठा हूं, इस टेबल पे से जो पैसा चोरी हो गया था, वो पैसा आप मजबूरी में आपको वापस देना पड़ेगा। भले ही आप चोरी करके ले गए नितिन शुक्ला चोरी करके, लेकिन देना पड़ रहा है राम सिंह को, पर वो पैसा वापस आया। वो पैसा चोरी का पैसा था जो वापस आया। जो लोग कह रहे हैं ना कि पूरा पैसा वापस आ गया, पूरा पैसा, अरे ये खुशी की बात है कि पूरा पैसा वापस आया। ये पैसा चोरी का पैसा जा चुका था लोन्स के रूप में, ये पैसा नोटबंदी से वापस आया। अब बैंक के पास पैसा आ गया। अब बैंक के पास, देखिए हर एक चीज, हर एक क्रोनोलॉजी को समझिए, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप है, कोई अचानक नहीं हो गया, कुछ भी अचानक नहीं हो गया। पहले नोटबंदी की गई, पैसा वापस लाया गया। अब बैंक से कहा गया, अब आप बताइए आपके कितने प्रॉफिट में है और कितने लॉस में है, कितने आपने जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। आप रीस्ट्रक्चरिंग समझते हैं? मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए वापस नहीं किए, पर मुझे मैंने मालिक की तिजोरी से दे दिया। अब मुझे मालिक को बताना है कि साहब 100 रुपए दिए थे, अब अगर आप नहीं दे रहे हो तो मैं मालिक को बोलूं पैसा डूब गया, तो मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, कैसे डूब गया? तो अपना खाता बता, पूरे पैसे बता, कितने और डुबो दिए, तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये करते क्या थे? ये सीधे सीधे करते थे एक ही चीज,